सिस्टम। तो प्रीवियस क्लास में हमने स्यूरेज सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ पे पढ़े थे, तो इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बोला था। तो स्यूरेज सिस्टम, उसी इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस करके कोई बता सकता है स्यूरेज सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत, डिटेल्स में नहीं, व्हाट इज स्यूरेज सिस्टम? किसी का कोई आइडिया स्यूरेज सिस्टम के बारे में? कुछ भी आइडिया, थोड़ा इंट्रोडक्शन? तो स्यूरेज सिस्टम consists of a network of sewage pipe laid in order to carry the sewage from individual home to the sewage treatment plant. तो स्यूरेज सिस्टम इज ए नेटवर्क, जैसे कि हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक वाटर सप्लाई सिस्टम नेटवर्क हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद हम वाटर को इंडिविजुअल हाउस में पहुंचाते हैं। ठीक उसी तरह के हम स्यूरेज को इंडिविजुअल होम से, इंडिविजुअल हाउस से स्यूरेज को ट्रीटमेंट प्लांट में लाने के लिए एक नेटवर्क लेआउट करेंगे। ठीक है, एक स्यूर पाइप का नेटवर्क लेआउट करेंगे, जैसे करके जितने भी हर इंडिविजुअल हाउस में जो स्यूरेज जनरेशन होगा वो स्यूरेज जनरेशन कलेक्ट करके उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट में हम पहुंचा के उसके बाद डिस्पोजल करेंगे। ये जो नेटवर्क ऑफ स्यूर पाइप का, जो पाइप का नेटवर्क हम वहाँ पे लेआउट करते हैं, उसे कहते हैं स्यूरेज सिस्टम। अब नेटवर्क में क्या क्या रहते हैं? द नेटवर्क जो स्यूरेज सिस्टम के मेन जो पार्ट है वो है, पहले बात मेन हाउस स्यूर है। स्यूर पाइप के डिफरेंट टाइप है, हाउस स्यूर है, लेटरल स्यूर है, ब्रांच स्यूर है, मेन स्यूर है। उसके बाद और भी बहुत सारी अपार्टमेंट्स है, जैसे कि मैन होल है, लैम्प होल है, और भी बहुत सारे अपार्टमेंट्स है। ठीक है, तो ये सारा जो अपार्टमेंट्स है वो जो स्यूर सिस्टम में कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है in order to effective drainage of the sewage, effective removal of sewage from the individual house or from the residential area to the disposal point. So it is necessary to construct a properly and proper planning होना चाहिए। जो स्यूरेज सिस्टम हम लेआउट करेंगे वो प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए और प्रॉपरली इफिशिएंट होना चाहिए फॉर रिमूवल ऑफ इफेक्टिव स्यूरेज। क्योंकि स्यूरेज अगर वहाँ पे कोई स्टैग्नेशन हो जाएगा, स्यूरेज जो फ्लो है, स्यूरेज फ्लो और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव रिमूवल होना चाहिए। स्यूरेज डेली का बेसिस में कि कंटिन्यूअसली स्यूरेज जनरेशन हो रहा है तो कंटिन्यूअसली वो डिस्पोजल करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्योंकि स्यूरेज एक जगह जमा हो जाएगा तो उसमें अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्यूरेज सिस्टम। ठीक है, तो आप देखते हैं हम स्यूर पाइप। ठीक है, तो स्यूरेज सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है वो है स्यूर पाइप। ठीक है, डिफरेंट स्यूर पाइप हम लेआउट करके स्यूरेज सिस्टम बनाते हैं, एक नेटवर्क ऑफ पाइप। तो व्हाट इज द स्यूर? The स्यूर इज डिफाइंड एज the underground pipe which is used for disposal of sewage without creating any nuisance outside the town are known as sewage. ठीक है, जो पाइप हम वहाँ पे अंडरग्राउंड में लेआउट करते हैं स्यूरेज इंडिविजुअल वेस्ट वाटर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेस्ट वाटर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसे कहते हैं स्यूर पाइप। तो स्यूर पाइप जनरली हम अंडरग्राउंड में कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, बिलो द ग्राउंड सरफेस in order to prevent the nuisance creating जो अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट होता है। अगर स्यूरेज हम अंडरग्राउंड से ऊपर से ग्राउंड सरफेस के ऊपर से हम फ्लो करते हैं तो अभी कभी कभी क्या होता है, स्यूरेज का जो लीकेज होता है वो लीकेज की वजह से थोड़ा अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम जनरली स्यूर पाइप को हम अंडरग्राउंड लेआउट करते हैं। ठीक है, और स्यूर पाइप जो है, स्यूर पाइप शुड बी, जो स्यूर पाइप हम डिजाइन करेंगे पहले जो कितना अमाउंट ऑफ स्यूरेज जनरेट हो रहा है वो तो कैलकुलेट करेंगे। पिछले क्लास में हमने कैलकुलेट किया था बहुत सारे प्रॉब्लम में। तो स्यूरेज कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद स्यूर पाइप का जो डायमीटर होगा वो हम प्रॉपर्ली डायमीटर को हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर डायमीटर
ज्यादा हो जाएगा तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी अचीव नहीं हो पाएगा, अगर डायमीटर कम होगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो स्फीयर एस्टिमेशन ऑफ स्फीयर जनरेशन, एस्टिमेशन ऑफ स्फीयर कितना क्वांटिटी ऑफ स्फीयर जनरेट हो रहा है वो जैसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस और जो स्फीयर जो वेरिएशन है, ठीक है, कभी स्फीयर फ्लो क्वांटिटी ऑफ स्फीयर डेली वेरिएशन होता है, सीजनल वेरिएशन होता है। तो डेली एक दिन में 24 घंटा में या 24 आवर में कुछ आवर में पीक फ्लो होता है, कुछ आवर में वेरी लो फ्लो होता है। तो ये सारा जो वेरिएशन है इसको हम निगोशिएट करने के लिए हम डिफरेंट साइज जो शेप है, डिफरेंट शेप का स्फीयर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। शेप के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो स्फीयर पाइप का जो मटेरियल होता है वो जनरली हम प्रोवाइड करते हैं एस्बेस्टोस सीमेंट, मेसनरी या आरसीसी, ठीक है। और कभी कभी कास्ट आयरन का जनरली ज्यादा यूज नहीं करते, हम मेसनरी एस्बेस्टोस सीमेंट का जनरली यूज करते हैं। और कास्ट आयरन पाइप जनरली यूज होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन जो स्फीयर सिस्टम है, स्फीयर पाइप जो है वो जनरली आरसीसी होता है, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मेसनरी, ब्रिक मेसनरी और एस्बेस्टोस सीमेंट, ये सारा मटेरियल से हम वहाँ पे स्फीयर पाइप का कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। स्फीयर पाइप का मटेरियल, ये सारा मटेरियल यूज करते हैं स्फीयर पाइप को कंस्ट्रक्ट करने। और एक जो शेप है मैंने जो बताया, जनरली हम सर्कुलर शेप यूज करते हैं, और भी बहुत सारी शेप है, एक शेप है, सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, बहुत सारी शेप है, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है, मोस्टली हम यूज करते हैं सर्कुलर पाइप स्फीयर पाइप के लिए, ठीक है। सर्कुलर बहुत ही इफिशिएंट है, ठीक है। और एक मेन बात है, जो स्फीयर पाइप के थ्रू जो वाटर फ्लो होगा, वाटर बाय ग्रेविटी फ्लो होगा, इसलिए स्फीयर पाइप को जब लेआउट करेंगे थोड़ा स्लोप में लेआउट करेंगे, जैसे कि बाय ग्रेविटेशनल फोर्स स्फीयर का जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम कैसे करते हैं, वाटर को सप्लाई करने के लिए हाई प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वाटर को पहले हम ओवरहेड टैंक में स्टोर करते हैं, तो जैसे कि हाई प्रेशर जनरेट हो पाए तो पाइप के थ्रू प्रेशर में वाटर फ्लो होगा। लेकिन स्वीज पाइप में कभी भी फुल प्रेशर में नहीं फ्लो होगा, बाय ग्रेविटी फ्लो होगा। इसीलिए जो स्फीयर पाइप के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा हाफ फिल, ठीक है। स्फीयर का जो हाफ है या 3/4 पुल, ठीक है, कभी भी पूरा स्फीयर पाइप का पूरा फ्लो नहीं होगा, हाफ फ्लो होगा, ठीक है, और 3/4 फ्लो होगा। मतलब स्फीयर पाइप का जो डायमीटर है वो हाफ डायमीटर तक वाटर है, बाकी हाफ डायमीटर खाली रहता है। और 3/4 पुल मतलब है स्फीयर पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो यहाँ पे जो एक एग्जांपल देके हम कंप्लीट करते हैं। मान लो एक सर्कुलर पाइप है, ठीक है। तो हाफ फिल मतलब है ये स्फीयर पाइप का, ये से हाफ ऑफ द जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसमें वाटर फ्लो होगा, और ऊपर का जो पोर्शन है वो खाली रहेगा, इसमें कोई वाटर फ्लो नहीं होगा, तो बाय ग्रेविटी वाटर फ्लो हो जाएगा। और 3/4 पुल मतलब है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 3/4 पुल, ठीक है। 3/4 जो पार्ट है, जो स्फीयर पाइप का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से फिल होगा, बाकी जो 1/4 है 1/4 खाली रहेगा, ठीक है, वैकेंट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो स्फीयर पाइप के जो थ्रू जो स्वेज फ्लो होगा वो कभी हाफ फ्लो होता है, कभी 3/4 फ्लो है, कभी भी फुल फ्लो नहीं होगा, ठीक है, फुल फ्लो नहीं होगा। ये और एक मेन इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्रॉस सेक्शनल जो है जनरली हम सर्कुलर यूज करते हैं, और भी बहुत सारी शेप है। ये जो क्रॉस सेक्शनल हम डिटरमिन करेंगे, जब भी अभी हम कंसीडर लेंगे वो डिटरमिन करने से, अगर एवरी फ्लो ड्राई वेदर स्फीयर के थ्रू जो ड्राई वेदर फ्लो होगा, मतलब जो नॉन मानसून पीरियड में जो स्फीयर फ्लो जनरली लो होता है, तो लो फ्लो पीरियड में क्या होता है, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अटेन होना चाहिए, मिनिमम जो वेलोसिटी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी उससे नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, शुद्ध में सेटलमेंट हो जाएगा, सेटल हो जाए स्वीज पाइप को ब्लॉक कर देगा। और लोग बोल रहे हैं फुल फ्लो क्यों नहीं करते, बताओ कॉमन सेंस से फुल फ्लो स्वीज में क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया दो।
स्फीयर हम इसलिए डिजाइन करेंगे, स्फीयर के थ्रू वाटर जो फ्लो होगा वो बाय ग्रेविटी फ्लो होगा। ठीक है, बाय ग्रेविटी फ्लो मतलब स्फीयर जो पाइप सरफेस है, सरफेस एरिया के ऊपर एयर होना चाहिए, तब भी वो बाय ग्रेविटी हम माना जाएगा। लेकिन अगर फुल 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 क्रॉस सेक्शन के थ्रू वाटर फ्लो होगा तो वाटर पाइप प्रेशर में फ्लो होगा। तो पाइप प्रेशर जनरेट करने के लिए हमें पंपिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हम पंपिंग की इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि स्फीयर पाइप बाय ग्रेविटी फ्लो कराएंगे। ठीक है, क्लियर हो लोग? हाँ, और एक बात है लीकेज। अगर फुल हाई प्रेशर में, जैसे कि वाटर सप्लाई में वाटर सप्लाई के थ्रू जो पाइप के थ्रू वाटर फ्लो होगा, हाई प्रेशर में फ्लो होगा तो लीकेज भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्रेशर हम तो प्रेशर में फ्लो नहीं करेंगे क्योंकि पहले तो प्रेशर में फ्लो करने के लिए प्रेशर जनरेट करना पड़ता है ना पाइप के थ्रू, तो प्रेशर जनरेशन के लिए वो हम नहीं करेंगे, उसमें बहुत सारे न्यूसेंस आ जाएगा। ठीक है, वो ऐसे तो वेस्ट वाटर, ठीक है, वाटर सप्लाई में जो प्योर वाटर है उसको हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट वाटर को हैंडल करने के लिए बहुत सारी ये होगा। एक तो वेस्ट वाटर कोई वहाँ पे जाना नहीं चाहेगा, मैनुअल तो वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, एक भाई तो बैड स्मेल क्रिएट होगा। ठीक है, ऐसे ही वेस्ट वाटर है, वेस्ट को कोई हाथ देना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जनरली ऑटोमेटिक जैसे कोई या कोई मैनुअल कोई इंटरफेरेंस ना हो, जितना ना हो उतने अच्छा है। ठीक है, जैसे कि इरिगेशन कैनल तो देखा होगा ना, इरिगेशन कैनल में वाटर बाय ग्रेविटी फ्लो होगा। ठीक उसी तरह इरिगेशन कैनल में जैसे वाटर फ्लो होगा, ठीक स्वेज भी हम उसी तरह का पाइप के अंदर उसी तरह का फ्लो होगा। बाय ग्रेविटी मतलब जो वाटर सरफेस के ऊपर एयर रहेगा। ठीक है, तो वाटर सरफेस के ऊपर अगर एयर रहेगा तो मतलब वो बाय ग्रेविटी फ्लो होगा। तो ये है हमारा स्फीयर पाइप का जो क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। क्लियर सबको? कोई डाउट किसी का? आप देखते डिफरेंट शेप। ठीक है, तो बहुत सारी शेप है, जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप का यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर शेप होता है हॉर्स शू। हॉर्स का जो शो का जो शेप होता है, हॉर्स शू टाइप। ठीक है, ठीक है, ये हॉर्स शू टाइप का एक टाइप का लेक होता है। कभी सुना है हॉर्स शू टाइप लेक? किसी ने सुना है इसका नाम हॉर्स शू टाइप लेक? उसको हिंदी में क्या कहते हैं हॉर्स शू टाइप का? कोई बता सकता है? तो घोड़े का जो पैर का जो निशाना होता है ना, उस टाइप का शेप का होता है। तो ये एक टाइप का होता है। उसके बाद सेमी इलिप्टिकल टाइप का हो सकता है। बास्केट बास्केट हैंडल टाइप का स्फीयर जो शेप क्रॉस सेक्शन हो सकता है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो तो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। एक शेप एक का जो शेप होता है उसी टाइप का भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है। पैराबोलिक शेप का हो सकता है, यू शेप का हो सकता है, सेमी सर्कुलर शेप का हो सकता है। तो बहुत सारी शेप है, तो इंजीनियर को डिटरमाइन करने का कौन सी टाइप का शेप है डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी। ठीक है, बहुत सारी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके वो डिटरमाइन करेगा। जैसे कि रेक्टेंगुलर जनरली जो ड्रेनेज फ्लो के लिए जनरली रेक्टेंगुलर चैनल का यूज इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, तो ओल्डेज डे में प्रीवियस टाइम में जो ओल्डेज डे में ये रेक्टेंगुलर ज्यादा यूज होता है। अदर शेप का जो ये जो हॉर्स शू टाइप, ये हॉर्स शू टाइप इसी टाइप का आता है। ठीक है, घोड़े का पैर का जो निशाना होता है उसी टाइप का क्रॉस सेक्शन आता है। तो पुराना जमाना में तो पहले के टाइम में यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बहुत ही आसानी है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इसे रेक्टेंगुलर यूज होता है। ठीक है,
और रेक्टेंगुलर में बहुत सारी है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो है वो सुएज का जो वेरिएशन होगा, कभी लो सुयर फ्लो होगा, कभी हाई सुयर फ्लो होगा, वो उसी वेरिएशन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि जो लो फ्लो टाइम में सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी अटेंड नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसका ये बहुत सारी डिसएडवांटेज है रेक्टेंगुलर चैनल का। इसीलिए रेक्टेंगुलर चैनल जनरली हम स्फीयर पाइप में यूज नहीं करते, जनरली सर्कुलर ये करते हैं, और अदर साइड जो हॉर्स शू टाइप और एक शेप टाइप, ये सारा क्रॉस सेक्शन हम जनरली अभी यूज करते हैं। तो हॉर्स शू टाइप के इसी टाइप का क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, हॉर्स शू टाइप में देखिए इसमें एडवांटेज ये है क्योंकि जो हाई फ्लो होगा, हाई फ्लो होता है वो तो वेलोसिटी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी अटेंड होगा, और लो फ्लो टाइम में क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लो फ्लो टाइम में क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, तो उसमें क्या है, जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है, अगर क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी अटेंड हो पाएगा, अगर क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, तो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए ये रेक्टेंगुलर चैनल में क्या होता है, रेक्टेंगुलर चैनल को कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का कोई वेरिएशन नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जब भी सीएस फ्लो लो होगा वेलोसिटी लो हो जाएगा, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी के भी नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी की भी नीचे आ जाएगा, तो इसमें सेटलमेंट का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन हॉर्स शू टाइप और अदर जो टाइप है, जैसे कि और भी बहुत सारे एक शेप टाइप, उसमें क्या होता है, एक क्रॉस सेक्शनल वेरी होता है। ठीक है, एक उयर भी होता है, मैंने जब पढ़ाया था प्रोपोर्शनल उयर, तो सूत्र उयर भी कभी कभी कहते हैं, उसमें भी क्रॉस सेक्शनल वेरी होता है, सूत्र उयर टाइप, जैसे कि सूत्र उयर टाइप इसी टाइप का क्रॉस सेक्शन होता है। सूत्र उयर टाइप का क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, इसे क्रॉस सेक्शनल वेरी होगा। क्रॉस सेक्शनल वेरी होने से प्रॉब्लम एडवांटेज क्या है, जब भी डिस्चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू ए इंटू बी, इज क्यू इक्वल टू डिस्चार्ज इक्वल टू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू बी वेलोसिटी। ठीक है, और दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू, अगर हम वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अगर ए कांस्टेंट रहेगा, ए अगर कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ए कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, अगर क्यू मतलब डिस्चार्ज ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, डिस्चार्ज कम होगा तो वेलोसिटी कम होगा। इसलिए जब ड्राई वेदर फ्लो होगा, नॉन मॉनसून पीरियड में फ्लो होगा, तब क्या होता है, वेलोसिटी बहुत रिड्यूस हो जाता है, मिनिमम वेलोसिटी भी नीचे आ जाता है, इसीलिए वो सेटलमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अगर हम ए को वेरी करें, अगर क्यू लो क्यू में ए भी अगर रिड्यूस हो जाएगा, इसी क्रॉस सेक्शन में देखो, क्यू अगर ज्यादा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज्यादा है, और क्यू कम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी के जो अटेंड कर पाएगा, जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है वो अटेंड कर पाएगा। तो इसका एडवांटेज है, इसीलिए हम जनरली ये रेक्टेंगुलर यूज नहीं करते, सर्कुलर या एक शेप या हॉर्स शू टाइप, जो सेमी पैराबोलिक, ये सब हम इलिप्टिकल, ये सब क्रॉस सेक्शन यूज करते हैं। क्लियर, सबको आइडिया हुआ क्यों हम रेक्टेंगुलर यूज नहीं करते और ये जो डिफरेंट शेप का क्रॉस सेक्शन यूज करते हैं हम। किसी का कोई डाउट? सेमी इलिप्टिकल टाइप इसी टाइप का होता है। ठीक है, सेमी इलिप्टिकल है। ठीक है, और ये सबका तुम लोग ये देख लेना, ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप का क्रॉस सेक्शन का ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ड्राइंग याद रखना, एग्जाम में ड्राइंग आ सकता है। और साइड में काम करने, साइड में जब एज जूनियर इंजीनियर काम करने जाओगे, तो यहाँ पे तो इसी टाइप का क्रॉस सेक्शन का कैसे होगा, ये ड्राइंग करना पड़ेगा, ये ड्राइंग को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि ये बास्केट हैंडल टाइप। ठीक है, ये जो बास्केट टाइप का होता है, ये बास्केट हैंडल टाइप, तो इसी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कैसे कंस्ट्रक्शन करना चाहेगा, और शेप क्या, कौन सी शेप में आएगा, प्रॉपर शेप नहीं आएगा तो ये इफिशिएंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेमी सर्कुलर है, या ऊपर एक
इलिप्टिकल टाइप का होता है या पैराबोलिक टाइप का है क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये ड्राइंग, इसीलिए ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेमी इलिप्टिकल टाइप है, बास्केट हैंडल टाइप है, उसके बाद सर्कुलर टाइप है। सर्कुलर टाइप का तो ऑलरेडी मैंने जानने बात सर्कुलर जान ली, एस्बेस्टोस सीमेंट या कंक्रीट का होता है। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, के एडवांटेज है इजी टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो जो अदर कंस्ट्रक्शन जैसे कि हॉर्स शू टाइप, इलिप्टिकल टाइप, ये जो एक शेप टाइप, ये सब कंस्ट्रक्शन से सर्कुलर कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी होता है। एक तो एडवांटेज ये है। दूसरी है इकोनॉमिक ड्यू टू लेस मटेरियल रिक्वायर्ड, इसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर जो कंस्ट्रक्शन है। ये पॉसिबिलिटी ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉलिड, जो सेटलमेंट का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसमें सेटलमेंट का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इजी टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में इजी है। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लेआउट, ठीक है, ये प्रीकास्ट भी यूज होता है। जनरली हम जो स्फीयर पाइप है वो प्रीकास्ट होता है। कोई जो जहाँ पे कोई एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड है या इन कोई एक प्लांट है, प्लांट में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उस साइड में हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही इजी होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्रॉस सेक्शन। अदर जो कॉम्प्लिकेटेड क्रॉस सेक्शन है उसी का रेस्पेक्टेड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बहुत ही ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही इजी होता है और लेआउट करने में बहुत ही आसानी होता है। तो इसका ये सारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है इसमें क्या होता है, जो कॉम्बाइंड सिस्टम में स्वेयर फ्लो होता है ना, जहाँ पे ड्रेनेज और ये जो सीएच और ड्रेनेज जहाँ पे कॉम्बाइन में फ्लो होता है, उसमें सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी नहीं अटेंड कर पाते, ठीक है। कॉम्बाइन सिस्टम में जब मानसून सीजन में तो अटेंड हो जाएगा, लेकिन ड्राई वेदर फ्लो के टाइम में वो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का अटेंड नहीं कर पाते। ये एक डिसएडवांटेज है इसका। ये जनरली आरसीसी का होता है, एस्बेस्टोस सीमेंट का भी होता है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। इसके बाद एक शेप है, एक शेप में दो टाइप का है, तो ये इसी टाइप का होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एक शेप क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये ओल्ड स्टैंडर्ड एक शेप, और ये थोड़ा डेप्थ को हम ज्यादा कर देंगे तो न्यू एक शेप, ठीक है। हॉर्स शू टाइप क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये सारा जो क्रॉस सेक्शन है ना, अलग अलग का क्रॉस सेक्शन ड्राइंग एग्जाम में आता है, तो सब लोग ड्राइंग को ध्यान से देख लें। ये यू शेप क्रॉस सेक्शन, ठीक है, यू शेप क्रॉस सेक्शन, सेमी सर्कुलर शेप क्रॉस सेक्शन, बास्केट हैंडल टाइप क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो डिपेंड है स्फीयर सेक्शन। अब आता है वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द डिजाइन ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर को, स्फीयर पाइप को जो जैसे हम बोल रहे हैं पहले कि स्फीयर पाइप का डायमीटर डिटरमिन करना पड़ेगा, उसका शेप क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, कौन सी मटेरियल सिलेक्ट करना है। तो ये सारा जो स्फीयर पाइप को डिजाइन है, डिजाइन के लिए कुछ कौन सी फैक्टर उसके डिजाइन को इफेक्ट करता है, वो एक एक करके हम देखेंगे। पहले बात है डायमीटर। तो डायमीटर ऐसा नहीं है, एक मिनिमम डायमीटर होता है, एक मैक्सिमम डायमीटर। मिनिमम जो स्फीयर डायमीटर जनरली वेरी करता है 15 to 20 सेंटीमीटर। 15 to 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए जो स्फीयर पाइप का डायमीटर, और 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक जब डिजाइन करेंगे ये वैल्यू हम ध्यान में रखेंगे, उसके बाद हम उसको डायमीटर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और एक बात है, द डिस्चार्ज फ्रॉम ए स्फीयर पाइप, फ्रॉम ए लार्ज स्फीयर इनटू ए स्मॉल स्फीयर, वन शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। ये हम एपर्टिनेंस में पढ़ेंगे डिटेल्स में। लार्ज स्फीयर से अगर स्मॉल स्फीयर में डिस्चार्ज करना जब हम करेंगे, जनरली हम अवॉइड करेंगे। कोई बड़ा डायमीटर का स्फीयर से कोई छोटा डायमीटर का स्फीयर में जो डिस्चार्ज है तो जनरली हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें ओवरफ्लो होने का चांसेस ज्यादा है। ये है डायमीटर है। दूसरी है कैपेसिटी ऑफ स्फीयर, जो मैंने हम बोल स्फीयर को हम डिजाइन करेंगे ऐसे, अगर हाफ फुल होगा या 3/4 फुल होगा, अभी भी फुल कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम स्फीयर फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है, टू इंश्योर द ग्रेविटी फ्लो। और ये सेपरेट सिस्टम है, स्फीयर शुड बी डिजाइन टू कैरी 4 to 6 टाइम द ड्राई वेदर फ्लो एंड रनिंग फ्लो, ठीक है। जब भी मैक्सिमम फ्लो होगा
मैक्सिमम जो मैक्सिमम फ्लो होगा उसमें क्या होता है, और ड्राई फ्लो होगा, तो स्फीयर को डिजाइन करेंगे हम 4 to 6 टाइम द ड्राई फ्लो। ड्राई फ्लो में जितना डिस्टेंस है उसका 4 to 6 टाइम फ्लो होने की कैपेसिटी उसमें होना चाहिए स्फीयर में। और अगर कंबाइन सिस्टम में अगर वो करेंगे, कंबाइन सिस्टम में क्या होता है, जो मैक्सिमम नॉन मानसून मानसून पीरियड में जहाँ पे रेन ज्यादा होता है, मानसून पीरियड में जो मैक्सिमम वाटर फ्लो है वो फ्लो होने का कैपेसिटी उसमें स्फीयर में होना चाहिए। इसी हिसाब से हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लिमिटिंग वेलोसिटी। लिमिटिंग वेलोसिटी ऑलरेडी मैंने एक मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम परमिसिबल वेलोसिटी से नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है सेटलमेंट हो जाएगा। और एक ज्यादा भी हाई नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा हाई वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, जो मटेरियल है वो कोरोशन हो जाएगा, कोरोडेड हो जाएगा। हाई वेलोसिटी में फ्लो होगा वो अपने आप इरोशन हो जाएगा, इरोशन करके मटेरियल को जो भी स्फीयर मटेरियल पाइप है उसको लोड करके उसके साथ ले जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम ज्यादा, मिनिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं, सॉरी मिनिमम से नीचे नहीं, कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चुपचाप चार टीम से लगाया है, चुपचाप डेड हो गया अंदर फिर। ठीक है, तो लिमिटिंग वेलोसिटी में हम ध्यान में रखेंगे जब भी हम स्फीयर पाइप को डिजाइन करेंगे। जैसे कि मिनिमम वेलोसिटी जनरली हम यूज करते हैं एक वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.6 to 0.9 मीटर पर सेकंड, और जनरल प्रेफरेबली भी 0.75 मीटर पर सेकंड, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो होना लगता है शुड बी लेस देन 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जनरल ये जो 0.6 to 3 मीटर स्फीयर पाइप के थ्रू जो स्फीयर फ्लो होगा, स्फीयर के थ्रू जो वेस्ट वाटर फ्लो होगा वो उसका वेलोसिटी जनरली 0.6 to 3 मीटर पर सेकंड, इसको इस रेंज के अंदर होना चाहिए, इससे बाहर नहीं है। 0.6 से कम नहीं होना चाहिए और 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है स्फीयर ग्रेडियंट। स्फीयर हम पहले डिक्लेयर कर चुके, जो स्फीयर पाइप के थ्रू होगा जो वाटर होगा वो बाय ग्रेविटी फ्लो होगा। इसीलिए क्या करेंगे, स्फीयर पाइप को जब हम लेआउट करेंगे थोड़ा ग्रेडियंट में फ्लो करेंगे, ग्रेडियंट में लेआउट करेंगे, अदरवाइज क्या बाय ग्रेविटी वो स्फीयर फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इंटरनल स्फीयर प्रेशर, ठीक है। जो स्फीयर मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे वो जो इंटरनल जो स्फीयर का जो प्रेशर है उसको स्फीयर प्रेशर को रेजिस्ट करने का कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है जो इंटरनल वाटर प्रेशर में ही वो अपने आप टूट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो इंटरनल प्रेशर को देखेंगे। उसके बाद प्रेशर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है। एज स्फीयर को हम लेआउट करेंगे अंडरग्राउंड, तो इसीलिए ग्राउंड सरफेस के ऊपर से कोई ट्रक फ्लो होगा, कोई व्हीकल जाएगा, कोई बहुत सारी लोड आएगा, तो एक्सटर्नल लोड को वो एक्सटर्नल लोड में वो टूट नहीं जाए, उसमें अगर कोई फेलियर नहीं आ जाए, क्रैक नहीं आना चाहिए। तो एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करने का जो कैपेसिटी है उसमें भी जो स्फीयर हम डिजाइन करेंगे स्फीयर पाइप, उसमें कैपेसिटी होना चाहिए। तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो एक्सटर्नल लोड है उसको भी रेजिस्ट कर पाते हैं, और इंटरनल जो स्फीयर का जो वाटर प्रेशर है उसको भी रेजिस्ट कर पाए, ठीक है। तो इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर दोनों को रेजिस्ट करने का क्षमता होना चाहिए स्फीयर पाइप के अंदर। उसके बाद है टेम्परेचर स्टेज, ठीक है। कभी कभी टेम्परेचर बहुत सारी जगह पे टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होता है, कभी कभी समर टाइम में 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, विंटर में 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बहुत इतना ज्यादा जो वेरिएशन है, और वेरिएशन में अगर स्फीयर पाइप का जो मटेरियल जो है वो अगर टेम्परेचर जैसे कि कोई इनर्ट मटेरियल टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं, जैसे कि मेटल का जो कास्ट आयरन का होता है तो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो थोड़ा एक्सटेंशन होगा, टेम्परेचर कम होगा तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो टेम्परेचर इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसको थोड़ा इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर स्ट्रेस में कोई अगर टूटने जाए, क्योंकि अगर वो रिजिस्टली हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमने कोई मेटल का, जनरली ये कॉन्क्रीट में ज्यादा नहीं होते, कॉन्क्रीट में भी थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। तो उस एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस स्ट्रेस को भी रेजिस्ट करने का
क्षमता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम सारा जो ये जो स्फीयर पाइप है वो एक साथ कनेक्ट कर देंगे, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो थोड़ा एक्सपेंशन होगा, अगर एक्सपेंशन को थोड़ा अगर जगह नहीं मिला, सफिशिएंट स्पेस नहीं मिला एक्सपेंड होने के लिए, तो थोड़ा स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। उसी टेम्परेचर स्ट्रेस को भी रेजिस्ट करने का स्ट्रेंथ होना चाहिए पाइप मटेरियल में, जो भी स्फीयर पाइप के मटेरियल में वो स्ट्रेंथ होना चाहिए। उसके बाद फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ा रहे सर, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस क्या होता है, तो बीम में भी कभी कभी क्या होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस आ जाता है स्फीयर पाइप में, तो वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी उसको रेजिस्ट करने का क्षमता होना चाहिए। तो ये सारा जो स्ट्रेस है, जैसे कि इंटरनल प्रेशर स्ट्रेस, एक्सटर्नल लोड, टेम्परेचर स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, ये सारा स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए। स्ट्रेस और स्ट्रेंथ, कोई बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ? सर ने पढ़ाया होगा, किसी का आइडिया कुछ, व्हाट इज स्ट्रेस और व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेन नहीं कहा मैंने, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ। स्ट्रेस इज फोर्स, स्ट्रेस और फोर्स सेम नहीं, सेम चीज है, स्ट्रेन नहीं कहा मैंने। थ्री मेजर डिफरेंस है, प्रेशर, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ, तीनों अलग अलग चीज है, ये तीनों एग्जाम में आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, और इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस, और मैक्सिमम स्ट्रेस द मटेरियल कैन टेक, दैट इज स्ट्रेंथ। सो बी केयरफुल। सर जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा है ना, जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसमें ध्यान से पढ़ो, नहीं तो बाद में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। ये जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस, एक्सटर्नल लोड, स्ट्रेस ड्यू टू प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, स्ट्रेस जैसे हुप स्ट्रेस, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सारा ये जो मेजर पॉइंट है, ये क्लियर कर लो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगा। हालांकि इसका ये सारा स्ट्रेस का पार्ट मेरा सब्जेक्ट के नहीं है, ठीक है, तो ये सारा लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये हर सब्जेक्ट में काम में आता है। सॉइल में जाओगे स्ट्रेस स्ट्रेंथ आएगा, बिल्डिंग डिजाइन करोगी उसमें स्ट्रेस स्ट्रेंथ, वो तो स्ट्रेंथ का एक आप है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब लेकर काम करना पड़ेगा। रोड में डिजाइन करोगी, कंक्रीट जो ये है रोड में आता है, जो कंक्रीट का जो रोड हम ये करते हैं परमानेंट वे, उसमें भी स्ट्रेस स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे जाओ ब्रिज डिजाइन में आपको जितने सिविल इंजीनियर में स्ट्रेस स्ट्रेंथ मतलब वो हर जगह पे रहेगा। यहाँ पे स्फीयर पाइप डिजाइन करने के लिए हमें स्ट्रेस स्ट्रेंथ चाहिए, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट ध्यान में रखते हैं, उसके बाद हम डिजाइन करते हैं। उसके बाद हम मटेरियल सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है, वैसे बहुत सारी पॉइंट है, एक एक करके देख लोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। वो ये सारा जो मेन पॉइंट है, ये मटेरियल का जो जब सिलेक्शन करेंगे, ये सारा पॉइंट हम ध्यान में रख के उसके बाद ही मटेरियल सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है, अच्छा ये जो मटेरियल है, डिफरेंट जो मटेरियल है, जैसे कि एस्बेस्टोस, सीमेंट स्फीयर, स्टोनवेयर स्फीयर, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल का एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार पढ़ लो, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक बार देख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हम लेंगे हर पाइप का, ठीक है। स्टील पाइप, बिग स्फीयर, विट्रिफाइड क्ले, ठीक है, मेसनरी, कास्ट आयरन,
स्टोन वायर, सबका क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रिकॉशनरी मेजरमेंट, ये सारा पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। प्लास्टिक स्फीयर पाइप भी होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट पाइप जैसे देखने में इसी टाइप में आता है, ठीक है। देखा होगा रोड साइड में जहाँ पे स्फीयर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसी से बहुत बड़ा बड़ा पाइप होता है। इनकेस जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, रोड में एक साइड से वाटर को दूसरी साइड में भेजने के लिए इसी टाइप का पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रोड में भी देखोगे स्फीयर पाइप में भी यूज होता है इसी टाइप का पाइप, ठीक है। तो आप देखते हैं हम स्फीयर जॉइंट, ठीक है। स्फीयर स्फीयर का जो जॉइंट है, तो एक स्फीयर के दूसरे, ऐसा तो नहीं है एक लंबा स्फीयर से पूरा नेटवर्क हो जाएगा। जब भी हम नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें बहुत सारे जॉइंट आएगा, ठीक है। तो स्फीयर जॉइंट के लिए स्फीयर जॉइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, ए गुड joint should be easy in construction, economic and durable. Joint should be resistant to swayage gases and acid, ठीक है। जॉइंट के थ्रू स्वीज के अंदर बहुत सारी गैस जनरेट होगा, ठीक है। जो भी बैड स्मेल है गैस जनरेट होगा, क्योंकि अभी डिकम्पोजिशन होगा तो गैस जनरेट होगा, वो रेजिस्ट करना चाहिए क्योंकि वो बाहर नहीं आना चाहिए। उसके बाद जॉइंट शुड बी फ्लेक्सिबल टू अवॉइड डैमेज बाय सेटलमेंट, क्योंकि अंडरग्राउंड से हम स्फीयर पाइप को अंडरग्राउंड लेयर करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सेटलमेंट के हो सकते हैं। कभी कभी कहाँ पे क्या होता है, सॉइल सेटलमेंट होता है, सॉइल का डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है, उसमें उसी के थ्रू जॉइंट का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज्यादा रिजिड नहीं होना। द जॉइंट शुड बी वाटर टाइट होगा, ठीक है। जो गुड जॉइंट है वो वाटर टाइट होना चाहिए। जॉइंट शुड नॉट अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ ट्री रूट। ऐसा होता है बहुत सारी पेड़ का जो रूट होता है, जड़ होता है, वो जॉइंट के थ्रू पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। पुराना पुराना बिल्डिंग में देखोगे जो बहुत सारी बिल्डिंग में बहुत सारी पेड़ है, पेड़ का जो जड़ है वो बिल्डिंग का अंदर चला जाता है। तो जॉइंट में क्या होता है, ऐसा ऐसी टाइप का कोई नहीं होना चाहिए। जो पेड़ों का जो रूट है, ट्री का रूट है, वो जॉइंट को पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे लीकेज हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और इट शुड बी क्विक सेटिंग एंड हार्डनिंग। तो ये सारा और भी पॉइंट है, ये सारा मेन पॉइंट है। एक गुड जॉइंट, अच्छा जॉइंट का रिक्वायरमेंट ये सारा होना चाहिए, गुड जॉइंट का रिक्वायरमेंट। तो आप कौन सी जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं हम जनरली, जो वाटर ये है वाटर सप्लाई सिस्टम में हमने बहुत सारी जॉइंट का डिस्कशन किया था। इसमें भी बहुत सारे जॉइंट है, स्पिगोटेड सॉकेट जॉइंट जो ऑलरेडी हमने वाटर सप्लाई में डिस्कशन किया था, कॉलर जॉइंट, मैकेनिकल जॉइंट, बैंडेज जॉइंट, फ्लश जॉइंट और फील्ड एंड फोर्थ टाइप जॉइंट। तो एक दो तीन हम वहाँ पे वाटर सप्लाई में हम डिस्कशन कर चुका है ऑलरेडी। स्पिगोटेड सॉकेट जॉइंट वो तो क्या है ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया, इसमें भी सेम है, ठीक है। कि दो कॉन्क्रीट पाइप है, जो पाइप में यहाँ पे जो फिगर में मैंने दिखाया था, एक होता है स्पिगोट है, एक होता है सॉकेट है, दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच करके उसको हम या कोई मोल्टेन लीड से जो मेटल का है उसको वहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो एक स्पिगोट है, हर पाइप का एंड में एक थोड़ा लार्जर डायमीटर स्पिगोट है, सॉकेट एक होता है सॉकेट, एक होता है स्पिगोट, ठीक है। तो हर पाइप के एंड में ऐसे रहता है, ठीक है। तो एक सॉकेट और स्पिगोट जो है इसके एक दूसरे के साथ क्लोज हो गए, उसके बाद कोई जनरली मोल्टेन लीड से हम उसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जनरली स्पिगोट जॉइंट मैक्सिमम जगह पे स्पिगोट एंड सॉकेट जॉइंट जनरली यूज होता है। उसके बाद कॉलर जॉइंट, ठीक है। एक तो कॉलर जॉइंट के लिए क्या होता है, फॉर जॉइंटिंग टू पाइप्स आर ब्रॉट इन वन लेवल बिफोर ईच अदर। तो जॉइंटिंग के लिए एक दूसरे सेम लेवल पर आना चाहिए। देन रबर गैस्केट बिटवीन स्ट्रिंग रिंग और जूट रूट, ठीक है। दो स्ट्रिंग रिंग है और उसके ऊपर एक कॉलर है। जैसे कि एस्बेस्टोस का जो पाइप है कॉलर होता है, फिगर में मैंने दिखाया था यहाँ पे, जो वाटर सप्लाई में जो जॉइंट डिस्कशन कर रहा था कॉलर जॉइंट, उसमें मैंने दिखाया था। तो एक है दो पाइप है, पाइप 1 पाइप 2 दोनों को आपस में साथ में लाके उसके बाद एक कॉलर जो है कॉलर से उसको ज्वाइन कर देंगे,
उसके बाद उस सीमेंट मोटर से हम उसको पूरा वाटर टाइट कर देंगे, ठीक है, सीमेंट मोटर से वाटर टाइट कर देंगे। और जब जब हम कॉलर प्लेस करेंगे, ये जो कॉलर है, ये जो कॉलर है, कॉलर जनरली ये जो पाइप, मान लो पाइप 1, ये पाइप 1 है, पाइप 1 के ऊपर जितना लैप लेंथ है, ठीक है, पाइप 2 के अंदर भी उतना ही लैप लेंथ होना चाहिए। कॉलर कॉलर जब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये है कॉलर जॉइंट है, ये सेमी फ्लेक्सिबल टाइप का जॉइंट है। उसके बाद है मैकेनिकल जॉइंट। मैकेनिकल जॉइंट ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुके हैं, जो वाटर सप्लाई पाइप में, ठीक, दो इसी टाइप का अरेंजमेंट होता है दो पाइप के एंड में। एक नाट एंड बोल्ट रहता है, ये पाइप 1 है, ये पाइप 2 है, इसी टाइप के अरेंजमेंट है। दोनों नाट को हम टाइट देकर एक दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है मैकेनिकल जॉइंट। और होता है बैंडेज जॉइंट। बैंडेज जॉइंट में क्या है, बैंडेज जॉइंट में वन टाइप ऑफ जो हाथ पाथ काटने के बाद जो बैंडेज टाइप का होता है ना, ठीक उसी टाइप का, थोड़ा उसी टाइप का आता है। एक होता है बैंडेज जॉइंट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे बैंडेज जॉइंट होगा वहाँ पे, दिस जॉइंट इज मोस्टली यूज्ड फॉर कंक्रीट पाइप। एट द एंड ऑफ द पाइप सम पोर्शन ऑफ सॉइल इज स्कूप्ड आउट, ठीक, एक डेप्थ वहाँ पे, एक मान लो ये पाइप 1 है, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ये पाइप 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक सॉइल को एक्सकावेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसका डायमीटर जनरली 25 मिलीमीटर डेप्थ, 75 मिलीमीटर अंडर एंड 75 मिलीमीटर एही, ठीक है। ये डेप्थ और ये 75 अंडर और 75 एही, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एक्सकेवेशन है उसमें फिल करेंगे, दिस हॉलो इज फिल्ड विथ मोटर टू द इनवर्ट ऑफ द ट्रेन्स, ठीक है। ये जो ट्रेन्स है, ये ट्रेन्स है, इसके ऊपर पाइप बैठ रहा है, इसके ऊपर पाइप बैठ रहा है, इसके ऊपर पाइप बैठ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो नीचे ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन का सॉइल स्केट करेंगे। उसके बाद इसमें हम मोटर से फिल करेंगे, ठीक है। मोटर, सीमेंट और सैंड का जो मिक्सर है उसे मोटर से यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक नेटिंग प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि जो बैंडेज होता है ना, बैंडेज से एक नेट टाइप का एक कपड़ा रहता है, ठीक है, सबने देखा होगा। उसी टाइप का यहाँ पे ये जो नेट का होता है, वो तो जनरली उसका स्ट्रेंथ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो यूज करेंगे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, ठीक है। एक नेटिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, स्क्रीन, एक नेटिंग प्रोवाइड करेंगे। ये है इसका, ये जो मोटर है, मोटर के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जो इसको नेटिंग, जो स्क्रीन है, जो कपड़े का टाइप है उसे स्क्रीन भी कहते हैं। ये नेटिंग जो स्टील का नेट है, नेट के ऊपर ये एक स्क्रीन होता है। एक जो बैंडेज टाइप का जो कपड़ा होता है ना, नेटिंग जाली टाइप का देखने में आता है, वो एक कपड़ा है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। नेटिंग के ऊपर ये कपड़ा टाइप का जो ये स्क्रीन है, इसे स्क्रीन कहते हैं। स्क्रीन को यहाँ पे यूज करेंगे। पहले मोटर है, मोटर के ऊपर नेटिंग प्रोवाइड करेंगे और नेटिंग के ऊपर ये जो है ये जो स्क्रीन ऑन नेटिंग, ठीक है, इसी टाइप का कपड़ा यहाँ पे यूज करेंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, क्योंकि ये तो मोटर का ज्वाइन कर रहा है, कॉन्क्रीट टाइप का ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद उसके ऊपर हम एक मोटर 6.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट मोटर लेआउट करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर ये जो पहले मोटर है, पहले हम जो सॉइल एक्सकेवेट कर चुके हैं उसके मोटर है। उसके बाद नेटिंग ऑन स्क्रीन है, उसके बाद और फिर से मोटर प्रोवाइड करेंगे,
उसके बाद क्या है, ये जो पाइप है, पाइप को आपस में एक दूसरे के साथ में यहाँ पे आमना सामने यहाँ पे बैठाएंगे, थोड़ा आराम से बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नेट है, ये जो नेटिंग है, नेटिंग को रैप करेंगे पूरा टाइटली यहाँ पे बांध देंगे, ठीक है। जैसे कि हम जो यहाँ पे हाथ पर काटने से वो थोड़ा रैपिंग करके वो टाइट से बांध देता है, उसी टाइप के यहाँ पे बांध देंगे। और उसके ऊपर हम मोटर से सीमेंट मोटर से फिर से हम कवर कर देंगे पूरा पूरा, ठीक है। तो इसी टाइप का फाइनल जो बॉन्डेज जॉइंट इसी टाइप का आता है, ऊपर से पूरा मोटर है, ठीक है। और हम ऊपर प्लान से देखेंगे, प्लान ऊपर से देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, प्लान से देखेंगे तो इसी टाइप में आता है, ठीक है। बैंडेज टाइप का होता है, जैसे हाथ पर कैटेज जैसे बैंडेज होता है ना, ठीक सिमिलरली उसी टाइप के बैंडेज कर देंगे। क्लियर सबको? उसके बाद है फ्लैट्स जॉइंट। फ्लैट्स जॉइंट में वो पाइप में थोड़ा स्पेशल टाइप को यहाँ पे ये जो स्पेशल टाइप का काटिंग होता है यहाँ, ठीक है। ये कहता है इंटरनल फ्लैश, एक होता है एक्सटर्नल फ्लैश। ये जो है ये इंटरनल फ्लैश और ये है एक्सटर्नल फ्लैश। ये पाइप 1 है और ये पाइप 2 है। दोनों पाइप के एंड में इसी टाइप का यहाँ पे एक वॉइड स्पेस रहता है, ठीक है। एक स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे रहता है वॉइड स्पेस। तो पहले क्या करेंगे, पहले दोनों पाइप को आपस में लाएंगे और उसके बाद दोनों पाइप को लाएंगे और नीचे से, और ये जो खाली काट है, ये काट होता है, इसी शेप का काट होता है। इसी काट को हम क्या करेंगे, सीमेंट या मोटर से इसको फिल करेंगे और अगर फिल कर देंगे तो ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये है इंटरनल फ्लैश। और सिमिलरली एक्सटर्नल फ्लैश में क्या होता है, इसी टाइप का यहाँ पे जो पाइप के एंड में इसी टाइप के स्पेशल टाइप में ये काट होता है, ठीक है। इसे काट होता है और दोनों पाइप को, पाइप 1 और पाइप 2 को आमना सामने लाएंगे। लाने के बाद ये जो खाली स्पेस है, खाली काट जगह, इसको सीमेंट मोटर से फिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या कहेगा, पूरा ज्वाइंट हो जाएगा। ये होता है एक्सटर्नल फ्लैश। इंटरनल फ्लैश का कब यूज करेंगे, इंटरनल फ्लैश जनरली यूज होता है जहाँ पे एक्सटर्नल, जैसे कि अंडरग्राउंड या सॉरी अंडर वाटर, कोई वाटर के थ्रू फ्लो हो रहा है, अंडर वाटर पाइपिंग हो रहा है, ठीक है। अंडर वाटर पाएंगे तो बाहर से हम ज्वाइन करने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इंटरनली ज्वाइन करेंगे, ठीक है। पाइप के अंदर से ये सीमेंट मोटर को प्लेस करके ज्वाइन कर देंगे। तो इसीलिए इंटरनल फ्लैश ज्वाइन उसी जगह पे यूज होता है जहाँ पे बाहर से पाइप का बाहर से ज्वाइंटिंग करने का सुविधा ही नहीं है। मेन बात है, पाइप का बाहर से ज्वाइंटिंग करने का कोई सुविधा ही नहीं है, उसमें इंटरनल यूज करेंगे। और एक्सटर्नल यूज करेंगे जहां से बाहर से हम ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए एक्सटर्नल फ्लैश ज्वाइन यूज कर सकते हैं। ये एक टाइप का ज्वाइंट है। ये जो इंटरनल फ्लैश ज्वाइंट जनरली यूज फॉर शियर पासिंग बिलो कालवर्ट, ठीक है। कालवर्ट के नीचे से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जहां से बाहर से ज्वाइंटिंग करने का सुविधा ही नहीं है, उसमें हमें इंटरनल फ्लैश यूज करेंगे। इसमें और एक टाइप का जॉइंट है, या फोर्ड एंड फील्ड जॉइंट, ठीक है। ये है स्पिगोटेड सॉकेट टाइप का होता है। स्पिगोटेड सॉकेट में क्या होता है, जो मोल्टेन लेड यूज करते हैं, और इसे मोल्टेन लेड के अलावा भी और भी बहुत सारी मटेरियल हम जॉइंटिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, उसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। जो भी मटेरियल जॉइंटिंग मटेरियल हम यूज करेंगे, उसका ये जो रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। जैसे कि ये शुड बी इन लिक्विड कंडीशन अप टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड। 230 डिग्री सेंटीग्रेड में ये लिक्विड कंडीशन में होना चाहिए। अगर लिक्विड कंडीशन में नहीं होगे तो वहाँ पे पोरिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर पोरिंग नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से ज्वाइन नहीं हो पाएगा, बिकॉज द पाइप मे गेट क्रैक एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद इट मस्ट बी सॉलिड हार्ड बिलो, इट बिकम सॉलिड हार्ड बिलो 120 डिग्री सेंटीग्रेड।
120 सेंटीग्रेड में नीचे से वो थोड़ा हार्ड हो जाए। ये बहुत सारी जो ये रिक्वायरमेंट है, जो भी जॉइंटिंग मटेरियल हम यूज करेंगे, कोडिंग करेंगे, ये सारा रिक्वायरमेंट उसमें होना चाहिए। तो ये है स्फीयर सिस्टम क्या है। स्फीयर सिस्टम में डिफरेंट साइज ऑफ स्फीयर होता है, डिफरेंट शेप ऑफ स्फीयर होता है, जॉइंटिंग क्या, डिफरेंट साइज ऑफ जॉइंटिंग, और स्फीयर पर डिजाइन करने के कौन सी फैक्टर यूज होता है। ये सारा पॉइंट एक बार करके देख लेना, वो याद रखना। जनरली ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए